Hey friends, welcome to my channel. My name is Aditya and today we are diving into a really interesting legal concept which is known as यूजडम जनरिस. बेसिकली ये कॉन्सेप्ट तब यूज़ किया जाता है जब किसी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करना हो. सो बिफोर स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड द टॉपिक हम एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं एक फ्रेमवर्क रेडी करने के लिए जिससे हम टॉपिक को एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में अंडरस्टैंड कर सकें. So imagine a situation in which your mother sends you to market and she says that buy some apple, mango and banana and other item. But when you come back you also bring a bottle of shampoo. Does it sound in sync? No, right? So इस point of time पे जो यूजडम जनरिस का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई किया जाता है. बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर किसी लॉ या किसी स्टैट्यूट में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं और उनके बाद एक जनरल वर्ड है तो जो जर्नल वर्ड की इंटरप्रिटेशन होगी वो स्पेसिफिक वर्ड के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए. अगर हम इस कॉन्सेप्ट को इस एग्जांपल में अगर अप्लाई करके देखें कि जो मैंगो, एप्पल और बनाना था ये कोई स्पेसिफिक वर्ड के बारे में बात करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है एक एडिबल फूड आइटम. और वहीं जो अदर आइटम है वो एक जनरल वर्ड है. तो इस जनरल वर्ड की इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू जो पहले स्पेसिफिक वर्ड्स हैं उनके अंडर ही होनी चाहिए. तो मतलब यहाँ पे अदर आइटम्स में सिर्फ कोई एडिबल फूड आइटम ही आ सकती थी rather than a bottle of shampoo. So this is basically the concept is all about. अब इसका एम क्या है कि किसी जनरल वर्ड की हम ओवरली ब्रॉड इंटरप्रिटेशन ना करें. इस चीज़ के लिए इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है. सो अगर हम इसकी लीगल टर्मिनोलॉजी को रीड करें तो बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि ऑफ सेम नेचर और सेम काइंड एंड इट इज़ अ लीगल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन यूज्ड बाय कोर्ट when interpreting statutes that contain a list of specific word followed by more general terms. अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या एसेंशियल होना चाहिए. ये एक केस था, इसमें मेंशन किया गया है. केस का नाम है यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस हरिशंकर 1979. इस केस में कुछ एसेंशियल्स के बारे में बात किया गया है. जैसे फर्स्ट एसेंशियल, देयर शुड बी अ सीरीज ऑफ एन्यूमरेशंस. बेसिकली जैसे हमने इस एग्जाम्पल में बात किया कि एप्पल, बनाना, मैंगो, एक लिस्ट है ना कुछ वर्ड्स की, तो ये फर्स्ट असेंशियल इसी चीज़ को बताता है. सेकंड असेंशियल है ऑल एन्यूमरेशन मस्ट कंस्टिट्यूट अ जेनस और क्लास, कि मतलब इनमें कोई लिंक होना चाहिए, किसी कैटेगरी या किसी एक सेम चीज़ के बारे में ये वर्ड्स होने चाहिए. थर्ड है द जनरल वर्ड यूज्ड आफ्टर एन्यूमरेशन मस्ट बी प्रेजेंट, कि इन वर्ड्स के बाद एक कोई जनरल वर्ड जैसे अदर आइटम्स, ऐसा कोई वर्ड भी इन एन्यूमरेशन के साथ अटैच होना चाहिए. एंड लास्ट है कि देयर शुड बी मोर देन वन एन्यूमरेशन, कि लिस्ट तो तभी बनेगी ना जब 3 से 4 हम कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करें. तो बस वही चीज़ ये फोर्थ असेंशियल बताता है. और एक इंपॉर्टेंट केस लो भी मैंने मेंशन किया है जिसका नाम है पोवेल वर्सेस कैम्पटन पार्क 1899. इस केस के फैक्ट ऐसे थे कि उस टाइम पे लो था कि जो बोलता था कि बैटिंग इज नॉट अलाउड इन अ हाउस, ऑफिस, रूम और अदर प्लेस. अब इसी पॉइंट ऑफ टाइम में एक पर्सन था, ही वॉज रनिंग अ बैटिंग बूथ इन ओपन एयर. तो इस पर्सन ने आर्ग्यू क्या किया कि ये जो अपना बैटिंग कर रहा था वो ही वॉज नॉट डूइंग इट इन अ हाउस और ऑफिस. सो इस केस में क्या हेल्ड हुआ कि सिंस ऑल द लिस्टेड प्लेसेस वर इंडोर, जैसे रूम की बात की गई, हाउस की बात की गई या ऑफिस की, ये सब जो स्पेसिफिक वर्ड है किसी इंडोर एरिया के बारे में बताते हैं. सो जो इसके बाद अदर प्लेस था वो किसी ओपन एरिया को सिग्निफाई नहीं कर सकता. सो दिस इज ऑल यूजडम जनरिस इज ऑल अबाउट. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू सब्सक्राइब. थैंक यू.